हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के वार्षिक परीक्षा यानी कि बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले, तो उनके लिए यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र को लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस तरह का वीडियो आप लोग कभी भी नहीं देखे होंगे। ये आप लोग मैथ का सब्जेक्ट का बताएंगे, आपका वायरल क्वेश्चन पेपर जो आपका सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को इस तरह का प्रश्न मिलेगा बाबू। ठीक है, तो आप लोग जो भी विद्यार्थी 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे क्लास 10 का, तो इस वीडियो में अंत तक बनेगा। आपके लिए वीडियो काफी ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला, और साथ ही साथ सभी चीजों को आप लोग इस सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, इसमें सारे इसको सोल्यूशन के साथ बताएंगे, ताकि आपका कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन आपको सारा दूर हो सके। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और सभी को नोट करते चलेगा। आपको देख सकते हैं आप लोग 2024 का जो बोर्ड परीक्षा दीजिएगा, आपका हूबहू इसी तरह का प्रश्न वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेट वगैरह दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या 100 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप लोग रहेगा। 100 में से आप लोग का 50 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना है। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 बनाना है। आपका सारा निर्देश को भी हम पढ़ेंगे और सारी चीज को बताएंगे। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं मैथ में 100 में 100 करना, तो आप लोग मैथ में 100 में 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है 100 में 100 करना। बहुत सारे बच्चे मैथ में 100 में 100 भी लाते हैं, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी 100 में 100 जरूर आएगा। तो चलिए हम चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर। देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से अपने को सारा निर्देश भी दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इधर भी देख सकते हैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो इसको आप लोग एग्जाम में पढ़ लेंगे। चलिए हम सीधा चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जहां पे दिया गया देख सकते हैं सेक्शन ए में। ठीक है, सेक्शन ए में दिया गया वास्तुनिष्ठ प्रश्न, जहां से बोला गया 1 से 100 तक के प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित कर, यानी आपको 100 में से 50 सब्जेक्ट को अपने ओएमआर शीट पर आपको रंगना होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो सभी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल बारीकी से ध्यानपूर्वक देखेंगे, सारा का सॉल्यूशन भी करेंगे हम। तो कॉपी पेन में आप लोग नोट करते चलेंगे। अगला देखेंगे, पहला प्रश्न क्या है, यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या हो जाएगा। तो क्या होता है, इस तरह का आप लोग फार्मूला अगर जहां भी देखिए डायरेक्टली लगा सकते हैं। बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो बताइए, क्या होता है C/A हो जाएगा। ठीक है, C/A, C का वैल्यू देखेंगे तो कितना है, तो C का देखिए -3 है। ये क्या है बाबू, ये A का वैल्यू है, ये B का, ये C का और ये D का है। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे -3, और A का वैल्यू कितना, तो A का वैल्यू देखिए 6 है। ठीक है, 6 3/6 को जब डिवाइड देते हैं कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। -1/2 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा -1/2। चलिए अगला प्रश्न को हम इसी प्रकार देखिए, जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इतना, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका भी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश वाले के भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो में अंत तक बनेंगे, सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप लोग उठा के देख लीजिएगा। इसी तरह का प्रश्न हमेशा बार बार आप लोग से पूछा जाता है। अगला देखिए प्रश्न क्या है, यदि बहुपद x² - 3 और इंटू x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग प्रश्न जो है, देख सकते हैं आपको ये प्रश्न, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे, तो क्या यहाँ पे पहले तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस इसको जब 3 अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 3x + 3, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 यहाँ पे -5 हो जाएगा, यानी कि x² - 3 और यहाँ कितना हो जाएगा, -5 और -3 -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं आप लोग अल्फा प्लस 1 है और दूसरा क्या है, बीटा प्लस 1 है। ठीक है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, फिर प्लस इसको जब इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, फिर इसको जब इससे कराएंगे तो प्लस बीटा हो जाएगा, और इसको कराएंगे तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -B/A होता है, तो -B/A होता है और +1। अब देखिए यहाँ से हम लोग A और B और C का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे, तो C का वैल्यू कितना हो गया, -8 और A का वैल्यू 1 है, और माइनस देखिए B का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो बताइए B का वैल्यू देखिए, B का वैल्यू कितना बाबू, -3 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और A का वैल्यू कितना है, 1 हो जाएगा, +1। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, -8 और +4 कितना हो गया बाबू, -8 + 4 = कितना हो गया, तो -4 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -4 देखिए कौन सा ऑप्शन में, देख सकते हैं आप लोग सोल्यूशन, -4 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C में दिया गया -4, तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक
एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, शून्य के एक दूसरे को व्युत्क्रम हो, यानी कि आप लोग यहाँ पे देखिए शून्य क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी कि यहाँ पे बोला गया कि क्यू है एक शून्यक है, तो क्यू का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/q हो जाएगा यहाँ पे बीटा की जगह, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ देखिए क्यू से क्यू कैंसिल आउट 1 और सी का वैल्यू यहाँ से देखिए सी का वैल्यू बताए इसमें क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी का वैल्यू क्या है -q है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -q, और ए का वैल्यू कितना है तो बताइए, ए का वैल्यू इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1/-q हो जाएगा, -q इधर भेज देंगे तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, q इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, q इक्वल टू -1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का। चलिए अगला हम लोग चलते हैं, चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है बाबू, देखिए बिल्कुल आप लोग ध्यान पर बने रहेंगे, आपको एकदम हूबहू इसी तरह का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। अगर आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा सारा आपका क्लियर यहाँ से होने वाला है, और जितने भी आपके साथी हैं मित्र हैं सभी के पास इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बताइए अगला चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनका शून्यक -2 और 6 है। तो इस तरह का प्रश्न आपको बार बार आपसे पूछा जा सकता है। -2 और 6 आप लोग को पहले बताएं क्या होता है कि अगर द्विघात बहुपद बनाना है आप लोग को शून्यक से, तो क्या होता है कि x² क्या होता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और यहाँ पे कितना होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x² हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों को आप लोग जोड़िएगा, देखिए तो 6 -2 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 4x हो गया, और प्लस हो जाएगा, प्लस कैसे होगा तो अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों को गुना कराएंगे तो 6 दूनी 12, यानी -12 हो जाएगा, तो -12 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 12, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन एक ही सही इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 5वां नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि रैखिक समीकरण दिया गया है युग्म 2x - 3y + 2 = 0 और 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे, ठीक है, आप लोग से कितना हल होंगे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं क्या होता है a1/a2, ठीक है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर ये रहता तो क्या होता है बाबू, अनगिनत हल हो जाता, ठीक है, अनगिनत हल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अनगिनत हल होता है। अगर इस तरह का मिले a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होता, ठीक है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका देखिए सेटिस्फाइड करवाते हैं हम लोग। तो देखिए इक्वेशन दिया गया यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे ही कर देते हैं, क्या हो जाएगा a1/a2, तो a1/a2 कितना हो जाएगा 2/6 हो गया, b1/b2 करेंगे तो -9 हो गया, और यहाँ पे इक्वल कर देंगे कितना 2/5 हो गया, तो देखिए यहाँ पे 2 तिया 6 यानी 1/3 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल और 3 तिया 9, यानी यहाँ से भी 1/3 आ गया, लेकिन यहाँ से 2/5 आ गया, ठीक है, 2/5 ये नॉट इक्वल टू है बाबू, क्योंकि 1/3 इसको भी आना चाहिए तब ये अनगिनत हल होता है। नॉट इक्वल टू कंडीशन आप लोग अभी हम बताएं क्या था, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, देखिए a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/2, तो क्या होता कोई हल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए भी कंडीशन आप लोग देख लीजिए, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, ठीक है, तब ये क्या कहलाता है अद्वितीय हल हो जाता है बाबू, ठीक है, अद्वितीय हल, यह क्या हो जाता है अद्वितीय हल हो जाएगा जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो यहाँ से यही बोल रहा है कि k का आप लोग का मान निकालना है, तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं। k देखिए a1 कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 यानी 2 और b2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा तो k नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, तो k नॉट इक्वल टू 6 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा k नॉट इक्वल टू 6। चलिए 7वां नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो 7वां नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरण का लेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। अगर दो रैखिक समीकरण का जो लेखा चित्र है यानी दो रैखिक इक्वेशन है उसका जो लेखा चित्र समांतर रेखा यानी दोनों एक पैरेलल है, तो हलों की संख्या कितना होगा, तो कोई हल नहीं होगा। अगर वहाँ पे दोनों रैखिक समीकरण जो है अगर समांतर पैरेलल होता है, जब कोई इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो वहाँ पे कोई हल नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है कोई हल नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न और हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न बोला जा रहा है,
8वां नंबर प्रश्न क्या बोला कि बाई माइनस 4, ठीक है, बाई माइनस 4 इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा है। तो बाई माइनस 4 का 0, देखिए तो बाई और माइनस 4 को इधर कर देंगे तो बाई इक्वल टू 4 होगा। तो आप लोग को पहले भी वीडियो में बता चुके हैं हम कि बाई अगर आप लोग जहां भी आलेख बोलेगा तो हम लोग एक्स अक्ष में चलेंगे और जहां एक्स का वैल्यू दिया रहेगा हम लोग बाई में चलेंगे। कैसे चलेंगे बाई में, तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर मान लीजिए ग्राफ आप लोग बनाते हैं तो बाई का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 जब आप ड्रॉ करते हैं तो किसकी अक्ष के समांतर करते हैं, तो देखिए ये क्या है, ये एक्स अक्ष है बाबू, तो एक्स ही अक्ष के समांतर न ड्रॉ करते हैं। तो बाई का आलेख कैसा सरल रेखा होगा, तो एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू अगर दिया रहता 4, तो यहाँ पे देखिए जब एक्स का वैल्यू 4 होता है यहाँ पे ये बाई है, तो इसके बाई एस के समांतर नहीं, बाई एस है तो बाई एस के समांतर ड्रॉ कर रहे हैं 4, तो ये बाई एस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे, तो अगर बाई का वैल्यू दिया रहेगा तो एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है, तो आप लोग का x और y का वैल्यू को बताना है। तो कैसे बताना, तो चलिए इसको भी हम लोग आंसर को देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, और अगला हम लोग देखेंगे क्या है कि 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है। अब चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए 4 और 3 कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा माइनस 7y हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा माइनस 35 हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट, 7 5 35, यानी बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ गया। बाई का वैल्यू जब 5 आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग रख देते, तो चलिए क्वेश्चन 1 ही में हम लोग रख देते, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे देखिए 5 है 15 इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा 11 माइनस 15, यानी कितना हो जाएगा बाबू 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। जब माइनस 4 हो जाएगा 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2, तो x का वैल्यू माइनस 2 और y का वैल्यू 5, कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 5, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम जाते हैं 10 नंबर प्रश्न, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों के पास आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारा जो भी प्रश्न बता रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायरल प्रश्न है, आपका बहु इसी तरह का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा 2024 में उसमें भी देखने को आप लोग को मिलेगा। चलिए अगला 10वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आप लोग से बोला द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, तो उसको आप लोग को चेक करना। तो देखिए पहला का जब चेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसी प्रकार जब इधर वाले इक्वल को करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 2x माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको जब आप लोग करेंगे तो देखेंगे द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसको भी आप लोग करेंगे तो आपको द्विघात समीकरण देखने को मिलेगा, इसको भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऑप्शन सी इसका सही है, इसको जब आप लोग हल करेंगे तो ये आपका द्विघात समीकरण देखने को नहीं मिलेगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर को बोला जा रहा है कि बिंदु 2 कॉमा माइनस 2, ठीक है, बिंदु 2 कॉमा माइनस 2 और माइनस 2 कॉमा 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आप लोग से पूछा गया। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाता है और क्या हो जाता है y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो बताइए x1 प्लस x2 यानी 2 माइनस 2 बटा 2 हो जाएगा, और y के लिए क्या बताइए डियर क्या हो जाएगा। देखिए x1 y के लिए कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए माइनस 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बटा 2 हो जाएगा, इधर माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 0 बटा 2 हो जाएगा। तो यानी 0,0 इसका क्या हो जाएगा, इसका 0,0 एक मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो 0,0 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न का बोला जा रहा है, 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक जो है वो 3,0 है, ठीक है, 3,0 और उसको 2 शीर्ष दिया गया 2,3 एवं 1,4 है। तो तीसरा शीर्ष आप लोग से पूछा गया, ठीक है, तीसरा शीर्ष कैसे निकालेंगे। देखिए आप लोग ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का जो बोला गया कि त्रिभुज का केंद्रक कितना है, तो यहाँ पे केंद्रक हम लोग मान लेते हैं इसका केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक का वैल्यू कितना है 3,0 है, ठीक है, 3,0 है। ये ए जो है इसका वैल्यू है वो कितना 2,3 है और एक कितना है 1,-4 है, ठीक है, बी का। और सी का आप लोग का क्या बोला है, सी का आप लोग का निकालना है बाबू। तो किस तरह से निकालना, तो देखिए हम लोग जानते हैं सीधा कि अगर केंद्रक दिया रहेगा तो तीसरा भुजा निकालने के लिए डायरेक्टली हम लोग क्या निकालते हैं, ये कर देते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y के लिए क्या करते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कर देते हैं, ठीक है। और इक्वल टू जो यहाँ पे केंद्रक दिया गया, तो केंद्रक कितना है तो 3,0 इसका केंद्रक दिया गया। तो चलिए पहले हम x वाले को निकालते हैं, तो x के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इक्वल टू 3 के इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x1 कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग x1 कितना बाबू तो 2 है, और x2 कितना है तो x2 यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं x2 कितना है तो 1 है। तो 2 प्लस 1 इंटू x3 बटा यहाँ पे देखिए 3 को जब उधर भेजेंगे तो 3 9 हो जाएगा। तो देखिए 2 एक कितना हो जाएगा 3, तो x3 कितना हो जाएगा 3 यहाँ से घट जाएगा, तो x3 कितना हो जाएगा 9 में से जब 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा, यानी x3 तो निकल के आ गया। चलिए y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इसी प्रकार कर देंगे y1 प्लस y2 प्लस y3
बटा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे बाई जो है ये x 3 है और बाई 0 है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे इसी प्रकार हो जाएगा। तो देखिए बाई 1 कितना हो जाएगा, तो बाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो 3 है, और उसके बाद -4 है प्लस बाई 3, और इसको 3 को जब उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा बाबू, 3 में से -1 हो जाएगा प्लस बाई 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, और बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी बाई का वैल्यू 1 और 6 और x का वैल्यू 6, यानी कि 6,1 इसका क्या आ जाएगा, इसका जो ये वैल्यू आ जाएगा 6,1। ठीक है, तीसरा आप लोग भुजा का पूछा था, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6,1। कौन सा ऑप्शन है 6,1, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 6,1, तो ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। देखिए 13 नंबर प्रश्न को बोला गया है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिया गया, ठीक है, किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया गया 0,0, 4,0 एवं 0,0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है फार्मूला, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आप लोग जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बाबू, तो 1/2 x1 और क्या हो जाता है बाई 2 माइनस बाई 3, फिर क्या हो जाता है बाबू प्लस x2 हो जाता है बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3, फिर क्या हम लोग लगाते हैं बाई 1 माइनस बाई 2 लगा देते हैं। ठीक है, यही क्या होता है ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो चलिए इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। देखिए x1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे x1 देखिए x1 कौन सा है, तो ये x है, x1 x2 और ये क्या है x3 है, ये क्या है बाबू बाई 1 बाई 2 और ये क्या है बाई 3 है। तो देखिए x1 कितना है, यानी 0 को जब मल्टीप्लाई हम लोग किसी में करेंगे तो ये तो पूरा हो जाएगा 0। तो चलिए हम वैल्यू को पुट कर देते हैं आप लोग को दिखाने के लिए। तो बाई 2 कितना है, तो 0 माइनस 1 करेंगे, प्लस x2 कितना है, तो देखिए 4 है, और बाई 3 कितना है, तो यहाँ से 1 माइनस क्या करेंगे बाई 1 कितना है 0 है, प्लस x3 कितना है, तो 0 है बाबू, और देखिए बाई 1 कितना है 0 और बाई 2 कितना है 0। ठीक है, तो अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए 1/2 हो जाएगा, इसको जब आप लोग करेंगे 0 को मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, और 4 को जब 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसको देखेंगे आप लोग 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग आ गया 4/2, तो 2 दूनी 4 यानी 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 13 का देखेंगे, तो 13 को आप लोग देख रहे हैं 2 इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 2 देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि बिंदु दिया गया बिंदु -1,3 एवं -5,7 का बीच की दूरी निकालना। तो बीच की दूरी निकालने के लिए डायरेक्टली आप लोग को फार्मूला हम बताए थे, क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता था बाबू, अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर होता है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आगे पीछे भी आप लोग कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने पर अगर माइनस आता है तो प्लस ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, बताइए बिंदु दिया गया -1,3 और ये तो क्या है, ये x है, ये बाई है, और ये क्या है x1 है बाई 1 है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हम कर देते हैं, देखिए x1 बाई 1 x2 बाई 2। अब क्या था x2 माइनस बाई 2 यानी -5 -1। चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा -5 और -1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2। अब बताइए यहाँ पे 7 - 3 का होल स्क्वायर, बताइए कितना हो जाएगा। देखिए -5 माइनस कितना -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 में से जब इतना जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कितना हो जाएगा बाबू, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 16 36 कितना हो जाएगा, √52 हो जाएगा। √52 हो जाएगा, तो √52 को क्या लिख सकते हैं, बताइए √52 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 16। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, इसका √52 को क्या लिख सकते हैं, तो √52 को क्या लिख सकते हैं बाबू बताइए। तो √52 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए √52 को जब आपने निकालेंगे इसका फैक्टर, तो कितना हो जाएगा 26, 2 से करेंगे तो 13। ठीक है, यानी 2 × 13 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 13, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√13 हो जाएगा। ठीक है, 2√13। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हम लोग मिस्टेक तो नहीं किए हैं। तो -5 है x2। ठीक है, x2 -5 है, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस फार्मूला पहले से एक माइनस भी यहाँ पे है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाबू। ठीक है, याद रखिएगा प्लस हो जाएगा। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना होता है बाबू, √32 हो जाएगा। तो 32 होता है, तो 4 × 16 दूनी 32। तब यहाँ से देखिए आप लोग आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भी आपका मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं आएगा, तो 2 4 से 1 4 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। 4√2 इकाई इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया 4√2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। 15 नंबर प्रश्न बोला गया है कि दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु x1 बाई 1 और x2 बाई 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो डायरेक्टली आप लोग से फॉर्मूला पूछा कि अगर आप लोग को दो बिंदु है उसको मिलाने वाले जो m/n, यानी कि देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये आपका जो फिगर इस तरह से देखने को मिलेगा, बिंदु A है
और ये बिंदु बी है, और जहाँ पे बिंदु एगो हम लोग मान लेते हैं पी है, और ये एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आप लोग जहाँ भी निकालने का आए तो उसमें क्या फार्मूला लगाना है, तो अंतर विभाजन फार्मूला लगता है। तो इसका क्या होता है, तो इसका फार्मूला जो होता है वो एम x2 प्लस एन x1 होता है बाई एम प्लस n1, और एम बाई 2 प्लस एन बाई 1 प्लस एम बाई एम प्लस एन होता है। यानी 15 का ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग चलते हैं 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे बाबू। तो 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। 16 नंबर का प्रश्न क्या है, 16 नंबर का प्रश्न आप लोग से बोला गया है कि यदि किसी शंकु के बकपीस का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो उसके तिर्यक ऊंचाई आप लोग से पूछा। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई आप लोग से पूछा गया शंकु का, तो किस तरह से निकालना। तो देखिए शंकु का हम लोग क्या जानते हैं बाबू, शंकु का बकपीस क्षेत्रफल। ठीक है, लिख देते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का बकपीस क्षेत्रफल कितना होता है, तो होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल होता है। शंकु का बकपीस क्षेत्रफल आपका दिया गया कितना, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 22/7 होता है, और आर भी आप लोग का दिया गया 14 सेंटीमीटर, और आपका तिर्यक ऊंचाई जो बोला एल निकालना है। ठीक है, एल निकालना है शंकु के तिर्यक ऊंचाई को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जब 7 दूनी 14 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 880 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 इंटू एल। जब गुना में तो इधर लाएंगे तो भागम हो जाएगा, तो 880/44 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, एल हो जाएगा। तो 44 दूनी 88 यानी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर हम लोग को लेंथ इसका तिर्यक ऊंचाई निकल के आ जाएगा शंकु का। ठीक है, शंकु का देखिए यही तिर्यक ऊंचाई निकाला था, तो कितना जाएगा 20। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि समान ऊंचाई, ठीक है, समान ऊंचाई वाले बेलन के आयतन का अनुपात है 9:16 है, तो उनके बकपीस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। समान ऊंचाई है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है बाबू बताइए पहले, बेलन का आयतन आप लोग बता दीजिए पहले। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं बेलन का आयतन हम निकालेंगे, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसको R1 बोल देते हैं, दूसरा का क्या बोलते थे, पाई R2 का स्क्वायर एच, और दूसरा क्या बोला इधर, बकपीस का क्षेत्रफल, बकपीस के बेलन का बकपीस क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच हो जाता है। ठीक है, तो 2 पाई R1 एच लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 2 पाई R2 एच लिख देते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल आउट। आइए इसका वैल्यू R1 R2 का दिया गया है। ठीक है, बेलन का आयतन दिया गया कितना, 9:16 दिया गया है। ठीक है, 9:16, और इसका कितना दिया गया, देखिए यहाँ से R1/R2 निकालना है, तो इधर हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर इधर कर देते हैं। जिसको जब स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो इसका देखेंगे तो 3:4 आ जाएगा। R1 और R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3:4। तो कौन सा ऑप्शन में 3:4 आपका दिख रहा है, तो 3:4 दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर है और उसके तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या के दुगनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप लोग से पूछा गया। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसको आंसर बता सकते हैं कि शंकु का पूर्ण सतह क्षेत्रफल दिया गया 18 मीटर, और उसका तिर्यक ऊंचाई जो है यानी एल जो है वो शंकु के आधार के त्रिज्या के 2 गुना है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। इसको आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 18 नंबर का आप लोग होमवर्क रहा है, इसको आप लोग जरूर सॉल्व कर लेंगे बाबू। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं सीधा 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो 19 नंबर प्रश्न भी देख सकते हैं आप लोग, इसी तरह का प्रश्न है कि दो गोले का आयतनों का अनुपात जो है 8:27 है, तो उनके समपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। दो गोले का जो आयतन है वो आपका दिया गया है 8:27। ठीक है, 8:27 यहाँ पे दिया गया। तो पहले गोलन का आयतन बताइए, गोला का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो पाई R1 का क्यूब बोल देते हैं, दूसरा हम लोग देखेंगे पाई R 4/3 पाई R2 का क्यूब लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 पाई R2 का स्क्वायर कर देते हैं बाबू। ठीक है, R2 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई देखिए कैंसिल, 4/3 पाई से पाई कैंसिल आउट। इसका अनुपात आप लोग देखेंगे तो दिया गया है। ठीक है, इसका अनुपात भी आप लोग देखेंगे तो R1 R2 का दिया गया है, तो कितना 8:27। तो 8:27, तो 8 का क्यूब यहाँ पे है, तो ठीक है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 27, 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्यूब में हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर। ठीक है, यही बोला गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्यूब नहीं R को लेंगे तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, और R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर। जब इसको भी स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि R1 और R2 हम लोग को कितना आ गया, 4:9 हो जाएगा। तो 4:9 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है, 4:9 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर।
तो देखिए 20 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया कि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है, तो गोले का व्यास आप लोग को बतलाना है। ठीक है, गोले का व्यास आप लोग को बतलाना है, आपको दिया गया है यहाँ से, तो गोले का व्यास क्या हो जाएगा। तो गोले का व्यास देखिए काफी आसान प्रश्न है, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं कि गोले का व्यास की पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4πr² होता है। कितना होता है, 4πr² होता है। और ये देखिए गोला का यहाँ पे दिया गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 616। ठीक है, तो 616 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 4π का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है इंटू r²। अब यहाँ से देखिए आप लोग क्या करना है, गोला का व्यास पूछा तो हम लोग d निकालना है। यहाँ पे r दिया गया तो d निकालना है, तो डायरेक्टली हम इसको गुना भी कर सकते हैं। आप इसको जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये इधर चल जाएगा 616 गुना 7/22 को कितना हो जाएगा बाबू, तो 22 को यहाँ पे 88 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू r² हो जाएगा। तो यहाँ से r का वैल्यू निकाल के उसको दुगना कर दीजिएगा तो आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 20 का। तो 20 का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। जब आपको इसको हल करेंगे तो आपको 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आपको r का वैल्यू पहले निकालना, r², तो r का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग जानते हैं d कितना होता है, r/2 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग d निकालना, तो r कितना हो जाएगा, 2d कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है कि युग्मपथ रैखिक समीकरण के निकाय। ठीक है, युग्मपथ रैखिक समीकरण के निकाय, ठीक है, युग्मपथ से रैखिक समीकरण का निकाय a1x + b1 = c1 और a2x + b2 = c2 के अनगिनत हल प्राप्त होंगे। तो अनगिनत हल के लिए अभी आप लोगों को कंडीशन एक बताए थे, क्या बताए थे अनगिनत हल के लिए, तो देखिए अनगिनत हल के लिए अभी आप लोग हम बता दिए थे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 जहां भी होगा तो ये क्या होता है, अनगिनत हल होगा। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग यही कंडीशन पूछा कि अनगिनत हल होने के लिए, तो अनगिनत हल होने के लिए ये हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो 22 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है बाबू कि आप देखिए त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रम से D एवं E बिंदु, यदि DE जो पैरेलल है BC के तो AD 4 है और DB x-4 है, तो AE 8 है तो EC 3x - 19 है, तो x का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोग से पूछ रहा है। ठीक है, तो x का मान किस तरह से निकालेंगे, देखिए तो पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज इसको मान देते हैं ABC और BC का जो लंब है वो क्या है, DE है। ठीक है, DE है, तो ये क्या हो जाएगा, DE हम लोग बोल देते हैं। और यहाँ पे बोला गया कि AD कितना है, यानी AD जो ये है ये कितना है बाबू, तो 4 है, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। अगला देखिए DB, यहाँ पे DB जो है ये कितना है, x-4 है, x-4 है। और यहाँ से बोला गया AE जो है 8 है, AE 8 है और EC कितना है, तो 3x - 19 है। ठीक है, 3x - 19 है। तो चलिए इसका हम लोग क्या लगाएंगे, तो थेल्स पर में लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थेल्स पर में। थेल्स पर में से हम इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो पहले हम देखिए AD बटा क्या है, AD DB = करेंगे AE EC के। ठीक है, AE EC के करेंगे, तो AD का वैल्यू देखेंगे तो 4 है यहाँ पे बाबू, और DB का वैल्यू देखेंगे तो x - 4 है, और इक्वल टू कर लेंगे हम लोग AE का वैल्यू देखेंगे तो 8 है और इसका वैल्यू 3x - 19 है। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन कीजिए फटाफट। तो देखिए इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12x प्लस कितना हो जाएगा, 9 × 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8x - 32 हो जाएगा। तो देखिए 12 में से जब 8 जाएगा, ठीक है, तो 12x - 8x यहाँ पे लिखेंगे और इधर क्या कर देंगे हम लोग, तो इधर हम लोग जब हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो देखिए -32 और इधर -36 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 4x हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा बाबू, तो देखिए बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। -32 यहाँ पे +36 कितना हो जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा आप लोग जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसको फटाफट कीजिए। आप देखिए तो 30 30 60 और तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12x हो जाएगा और -19 चौको कितना हो जाएगा बाबू, तो 19 चौको कितना हो जाएगा बताइए, 19 चौको 76 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x और -8 चौको 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 12x और 8x को इधर लाएंगे तो -8x हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा -32 और जब माइनस वालों को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +76 हो जाएगा। तो जब 12 में x में से 8x जाएगा तो 4x बच जाएगा और -32 + 76, तो 76 में से जब 32 घटाइएगा आप लोग तो 44 बच जाएगा। तो ये 4 से जब काट देंगे तो x = कितना हो जाएगा, 11 चौका 44, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 11 आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC एवं PQR के क्षेत्रफल जो है 81 और 49 है। तो यदि त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर है तो PQR की ऊंचाई क्या हो जाएगी। ठीक है, PQR की ऊंचाई आप लोग से क्या हो जाएगी, तो इसका भी चलिए हम लोग यहाँ पे फिगर बना देते हैं। पहले दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं। देखिए दो समरूप त्रिभुज ये है
और एक ये है, ठीक है। ये क्या है बाबू, तो ये दे दिया गया ABC है और ये क्या है PQR है, और बोला गया कि इसका जो है 81 है और इसका 49 है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और यदि ऊंचाई जो है 4.5 इसका है, तो इसका आप लोग से पूछा कि इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो कितना हाइट हो जाएगा, तो इसका निकालने के लिए हम लोग फिर डायरेक्टली हम लोग क्या लगाएंगे, इसी प्रकार कर देते हैं 4.5 के होल स्क्वायर इसका एरिया लिखेंगे और इसका हम लोग x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर करेंगे इसका, और इधर कितना दिया गया है 81 और 49 दिया गया है। तो चलिए इसका स्क्वायर करेंगे 4.5 को, तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 45 गुना 45 और नीचे कितना हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 100 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 81/49। अब बताए यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग डायरेक्टली आप लोग को पता चलेगा कितना हो जाएगा, तो बताए यहाँ से देखिए आप लोग देखने को मिल जाएगा 9×5 = 45 और 9×9 कितना हो जाएगा बाबू 81, 9 से फिर इसको काट देंगे तो 5 हो जाएगा, तो यानी 5×5 = 25 ऊपर बच जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 100 इंटू 1/49 इक्वल टू 1/49। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 25 गुना 49 हो जाएगा। अब बताइए 25 चौका 100, देखिए यहाँ से भी आपका कैंसिल आउट हो गया, तब बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, बताइए तो x स्क्वायर इक्वल टू जब निकालेंगे तो 49/4 आ गया, जब x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √49/4, तो 49/4 कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू 49, 7 का वर्गमूल 4, 2 का वर्गमूल 7 का जब आधा करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग यही तो निकालना था इसका हाइट, तो x जिसको माने थे इसको हम लोग x माने थे, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा, इसका 4.5 पहले से दिया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न बोला गया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण यदि 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से कितने के बराबर होगा। तो एक समचतुर्भुज पहले बना दे, ठीक है। ये मान लीजिए कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज बना दिए, इसका जो एक विकर्ण है इसका लंबाई आप लोग देखिए, हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC और D, ठीक है। इसका क्या देते हैं, देखिए BD का लंबाई, और इसका देखिए AC 1 है, तो एक से कितना विकर्ण है जो 6 है, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं कितना है कि 6 है, ये देखिए 6 जब पूरा विकर्ण होगा तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ऐसे हम लोग बोल देते 4 है तो 8 है तो 4 ये भी हो जाएगा, 4 ये भी हो जाएगा। तो आप लोग से पूछा किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका जो होगा ये जो है ये कितने कितने का होगा, तो देखिए 4 और ये 3 है, तो ये निकाल लेंगे हम लोग किससे, इसको बोल देते हैं, देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा, देखिए BC जब निकालेंगे तो BC का स्क्वायर जब आप लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, ठीक है, CB का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर तो OB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा बाबू, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25, तो BC हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √25 BC कितना हो जाएगा, तो 5 होगा, यानी सभी जो होगा 5-5 का हो जाएगा, ठीक है, सभी कितना हो जाएगा 5-5 का हो जाएगा इसका, तो 5 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 25 नंबर का प्रश्न बोला गया कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रम से 36 और 24 है, तो यदि PQ 10 है तो AB किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, AB किसके बराबर हो जाएगा। फिर वही फार्मूला को आप लोग को लगा देना है, क्या लगा देना है बताइए, क्या कर देना है यहाँ पे, तो उसी कर देना है, x मान लेते हैं इसको, तो x/10 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 36/24 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा बाबू, बताइए, अब यहाँ से देखिए काफ़ी आसान हो गया है, तो 12 दूनी 24 और 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो गया, और यहाँ से दूर से देखिए 5 ये कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, यानी 15 सेंटीमीटर, समझ गए होंगे 5 3 15 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 26 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इसकी परिमिति क्या हो जाएगी। तो इसकी परिमिति निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, इसकी परिमिति के लिए हम लोग क्या होता है, तो ट्रायंगल ऑफ साइड निकालने के लिए a इक्वल टू क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो ए दिया गया यहाँ पे कितना 4√3 है, 4√3 इक्वल टू √3 4 भुजा a स्क्वायर, √3 से √3 कैंसिल और 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 भुजा स्क्वायर। तो जब a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आएगा, जब a 4 आ गया तो हम लोग परिमिति के लिए क्या होता है, परिमिति यानी इसका परिमिति का जो फार्मूला क्या होता है 3 भुजा होता है, ठीक है, 3 भुजा, तो 3 गुना 4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर का सही आंसर होगा। 12 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 27 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। 27 नंबर प्रश्न बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है बाबू, तो क्या होता है r इंटू क्या होता है π+2 हो जाता है, ठीक है, r इंटू π+2, r का वैल्यू दिया गया 12, तो यहाँ से 12 π+2 हो जाएगा, 12 π+2 कौन सा ऑप्शन में है 12 π+2, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न बोला गया है
कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? वलय का क्षेत्रफल ऐसा होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर भीतरी और बाहरी यानी इंटरनल और एक्सटर्नल भी दिया गया है तो पाई को कॉमन लेंगे और कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पे बोला गया बाहरी माइनस यहाँ पे भीतरी वलय का ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर व्यास, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? तो देखिए पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, एक ये वृत्त है, वृत्त मान लीजिए ये है और इसका जो लंबा जीवा है तो जीवा कितना है? ये 8 सेंटीमीटर का जीवा है, ठीक है बाबू। यहाँ पे मान लीजिए इसको ए और बी और ये केंद्र ओ है, तो क्या बोला है कि 8 सेंटीमीटर लंबा जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर के यहाँ पे हम लोग को खींच लिए इसका, ठीक है, जीवा। तो यहाँ पे देखिए ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका पूछा कि इसका जो वृत्त का व्यास, तो पहले वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे उसका दुगुना कर देंगे व्यास हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी ये हो जाएगा 5, तो ये 5 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग ये भी 5 हो जाएगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा बाबू? 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो में। चलिए हम लोग चलते हैं अगला, देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उसका परिधि कितना होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई r1 का स्क्वायर कर देते हैं, पाई r2 का स्क्वायर कर देते हैं, इक्वल टू कितना? वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई r हो जाता है, ठीक है, 2 पाई r, यहाँ पे r1 r2 कर देना है, ठीक है, r1 और r2 कर देंगे, तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, इसका दिया गया अनुपात कितना? 9:4, ठीक है, तो 9:4 इसका जब इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर, तो जब स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा, इक्वल टू r1/r2। 3:2 कौन सा ऑप्शन? तो 3:2 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 31 नंबर प्रश्न बोला गया कि बाई एच का समीकरण है, तो बाई एच का समीकरण क्या हो जाएगा? तो पहले बताएं कि अगर बाई एच का समीकरण बोलेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x = 0 हो जाएगा, अगर एक्स एच का समीकरण आप लोग से पूछे तो बाई = 0 हो जाएगा, ठीक है, उसका अपोजिट चलना, तो बाई एच का समीकरण क्या हो जाएगा? x = 0, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है कि दो घनों का आयतन का अनुपात है 1:27, तो उनको कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर घन का आयतन दिया गया है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो घन का आयतन दिया गया तो बताइए कितना हो जाएगा बाबू इसका? काफी शानदार प्रश्न है और काफी इजी प्रश्न है। तो घन का आयतन निकाल लेंगे तो 1 बटा इसका देखिए 27 किसका क्यूब होता है? तो ये हो जाता है 3 का, तो 1/1/3 हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे ये गोला जिसकी त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे r का वैल्यू 2r दिया गया तो चलिए r का वैल्यू में 2r रख देते हैं, 4/3 पाई r का वैल्यू कितना है? 2r रखना, तो 2r का क्यूब कर लेंगे, तो देखिए 2r का जब क्यूब करेंगे तो कितना होता है? 4/3 पाई और 2 का क्यूब करेंगे तो 8r क्यूब हो जाएगा, तो 8 चौके कितना हो जाएगा बाबू? 32 पाई आर क्यूब बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो कौन सा देखिए ऑप्शन में दिख रहा है? 32 पाई आर क्यूब बटा 3, तो ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 34 नंबर प्रश्न बोला गया कि यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान निकालना है। तो देखिए 10 माध्य दिया गया तो इसको सभी को हम लोग जोड़ेंगे, तो 8 6 कितना हो जाएगा? 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा बाबू? तो बताइए 14 और 9 कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा, 23 और 13 कितना हो जाएगा? 23 और 13 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, तो 36 प्लस x और नीचे कितना हो जाएगा बाबू? 36 प्लस 2 4 5, तो कितना हो जाएगा? 10 5 50 इधर हो जाएगा, 50 = 36 प्लस x, तो 36 को जब इधर ले जाएंगे तो 50 - 36 = कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, तो 50 में 36 जाएगा कितना हो जाएगा? 14 = x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि इसका माध्यिका क्या हो जाएगी? 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का माध्यिका। तो इस तरह का माध्यिका निकालेंगे, पहले इसको आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा क्या है? 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद क्या है? 9 है, 6, 8, 9, उसके बाद देखेंगे कितना है बाबू? उसके बाद देखेंगे तो 15 है, उसके बाद कितना? 16 है, उसके बाद 16 के बाद आप लोग देख रहे हैं 21 है, 21 के बाद कितना है? 22 है, 21 के बाद 16 के बाद 18 है, 18 के बाद 21 है, 21 के बाद 22 है और 22 के बाद 25 है। तो माध्यिका निकालने के लिए देखिए इधर से 9 अंक है तो 4 इधर से हटा देंगे, 4 इधर से हटा देंगे, बीच वाला होगा यही माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे 10 डिजिट रहता है तो दोनों का जोड़ के आधा कीजिएगा, उसका माध्यिका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 9 डिजिट है तो हटाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे बीच वाला क्या हो जाएगा? इसका माध्यिका हो जाएगा, तो माध्यिका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर बोला है इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक आप लोग से पूछा था। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट किया हुआ वही इसका बहुलक होता है। तो बहुलक क्या हो जाएगा? तो बताइए इसका सबसे ज्यादा बार कौन है? तो देखिए यहाँ पे 25 को देखिए तो 1, 2, 3 बार है और कोई संख्या 3 बार है तो नहीं है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 25 ही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है बाबू?
तो 37 नंबर प्रश्न बोला गया है कि आंकड़ा दिया गया है 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उच्चतम सीमा माइनस निम्न सीमा कर देते हैं। ठीक है, उच्चतम सीमा माइनस निम्न, तो उच्चतम सबसे बड़ा देखिए इसमें से कौन है, तो सबसे बड़ा 32 है। ठीक है, सबसे बड़ा 32 है और सबसे छोटा को आप लोग देखिए तो सबसे छोटा 6 है। तो 32 माइनस हम लोग 6 कर देंगे तो इसका परिसर निकल का आ जाएगा, यानी रेंज। तो कितना हो जाएगा, 32 में 6 करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 26 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर प्रश्न बोला गया वर्ग अंतराल 130 और 150, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमने बताए थे उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बाई 2। तो उच्चतम सीमा 150 और न्यूनतम सीमा 130 और बाई 2 कर देना। तो 150 से 30 कितना हो जाता है, 280 बाई 2, यानी कितना हो जाएगा बाबू, 140 हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान प्रश्न है, आप लोग आसानी से कर लेंगे एग्जाम में। तो इसका क्या हो जाएगा, 140। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो सभी छात्र के पास आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। यदि 4 विषम संख्याओं का माध्य, ठीक है, 4 विषम संख्याओं का माध्य अगर 6 है तो सबसे बड़ी संख्या इसका क्या हो जाएगी। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 प्लस एक्स प्लस 6 कर लेंगे। ठीक है, 4 संख्या ले लेंगे, इक्वल टू हम लोग कितना है, तो 4 संख्या, तो 4 इक्वल टू 6 कर देंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली देखिए सबको जोड़ देंगे तो 1x 2x 3x और एक 4x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 4x हो जाएगा। और यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12 हो जाएगा, यानी प्लस 12 इक्वल टू 6 चौका 24। जब यहाँ पे 4x और 12 को उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बच जाएगा, क्योंकि 12 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4 या 12, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब एक्स इक्वल टू 3 हम लोग को आ गया तो जितना हम लोग लेंगे तो एक्स इक्वल टू 3 आ गया। तो दूसरा क्या था, एक्स प्लस 2 था, तो इसमें हम लोग वैल्यू को रखेंगे तो एक्स के हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा हम लोग रखेंगे एक्स प्लस 4, तो इसमें रखेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी पर फिर हम लोग रखें एक्स प्लस 6, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही तो पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 9 हो जाएगा। इसका देखना है 9 हो जाएगा, तो 9 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 40 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं तो याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, परिसर जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया क्या है कि दो संख्याओं का लसा 27 है, मसा 27 है और लसा 162 है। तो उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या का क्या हो जाएगा मान। ठीक है, दूसरी संख्या आप लोग से पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो आप लोग पहले भी फॉर्मूला बताए थे कि लसा गुना मसा इक्वल टू क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, लसा कितना है, मसा 27 और लसा 162 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली संख्या 54 है तो इंटू दूसरी संख्या हम लोग को निकालने के लिए बोला। ठीक है, दूसरी संख्या निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना होगा, 27 गुना 162 बटा 54 इक्वल टू यहाँ से दूसरी संख्या हो जाएगा। तब इसको भाग दीजिए आप। ठीक है, भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 27 गुना जब आप लोग करेंगे कितना, 27 गुना 162। ठीक है, 27 गुना 162 और भाग आप लोग जब 54 से देंगे, ठीक है 54 से देंगे तो यहाँ से 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा वो, 81 आ जाएगा आपका दूसरी संख्या। क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या आप लोग से पूछा जाएगा, दूसरी संख्या जब भाग देंगे तो 81 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 81। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला देखेंगे 42 नंबर का प्रश्न बोला जा रहा है आप लोग से कि संख्या जो है 12, 15, 21 का मासा क्या हो जाएगा। 12, 15 और 21, तो 12, 15, 21 का हम लोग मासा निकालते हैं। तो देखिए 12 का क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 गुना 3। अगला देखें 15 का, तो 5 तिया 15, 7 तिया 21। देखिए यहाँ पे मासा कितना है, जो तीनों में कॉमन है वही तो मासा होता है। तो सी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। तो 3 कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला 43 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो विषम पूर्णांक आप लोग जब ऐड करना तो 6q, अब विषम संख्या को देख लेना लास्ट में, 2 4 ये सब क्या है, सम संख्या, ये सब तो होगा नहीं। तो आप लोग विषम क्या एक है विषम संख्या, तो एक ऐड कर देंगे उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, काफी आसान प्रश्न था। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या होता है। तो याद रखिएगा प्रत्येक जो परिमेय संख्या होता है ना, वो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, तो एक वास्तविक संख्या होता है, यानी एक रियल नंबर ही होता है। क्या होता है, एक रियल नंबर होता है हमेशा प्रत्येक संख्या, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, आपसे ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि 22/7 एक क्या है, परिमेय है, अपरिमेय संख्या है, या क्या है। तो याद रखिएगा कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई की बात किया जाए तो पाई एक क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या बाबू, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितना होता है। द्विघात बहुपद कैसा होता है रूप, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही तो होता है द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र होता है। तो पता है द्विघात समीकरण का शून्यक की संख्या कितना होता है, तो आप लोग शून्यक निकालिएगा तो आप लोग को शून्यक आ जाएगा, इस तरह से आपका शून्यक आ जाएगा। ठीक है, 2 शून्यक आएगा तो उसको शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 47 नंबर का प्रश्न बोला गया है
कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, कौन नहीं है इसमें से बहुपद? देखिए ये भी देखिए बहुपद है, ये देखिए द्विघात बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं 1/x-1 ये क्या है? ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 47 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में देखेंगे 48 नंबर प्रश्न का आप लोग कि यदि px इक्वल टू क्या है? qx इंटू जी और px का घात 7 है और qx का घात 3 है, तो px बटा gx का घात क्या होगा? देखिए ये काफी शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोग से हमेशा बार बार पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क में रहा बाबू, ठीक है। ये भी प्रश्न आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में इस आंसर को जरूर कमेंट कर देंगे, ताकि हम जान सकते हैं कितने विद्यार्थी सभी प्रश्न को हल कर पा रहे हैं, क्योंकि अब काफी नजदीक आ गया आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो सभी को हल करना काफी जरूरी है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 49 नंबर का। तो 50 नंबर प्रश्न बोला कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है, निम्नलिखित में से px का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? काफी शानदार प्रश्न है कि क्या है? एक शून्यक यानी x - 2 = 0 है, तो यहाँ से बोला कि px का गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो x = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए शून्यक 2 है तो क्या हो जाएगा? x - 2 ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए? शून्यक जब इतना है तो x = 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर 49 का आप लोग बताइए। 49 का क्या हो जाएगा? तो 49 का इसका हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। जब शून्यक दिया गया -2 तो x के जब इक्वल करेंगे तो x = -2 है, तो x = क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50वां नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे कि यदि बहुपद दिया गया x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल होता है, क्या होता है? c/a हो जाता है। तो c बताइए, c क्या कितना हो जाएगा? 1 है c, तो 1 बटा और a का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं, तो 1 यहाँ भी है, तो 1 को 1 से जब डिवाइड दीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? शून्यक यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज का प्रश्न में आप लोग का 50 प्रश्न आपका करवा दिए, जो कि सभी वायरल प्रश्न का प्रश्न था। तो आप लोग जितने विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बने होंगे तो सारे को क्लियर हो गया होगा किस तरह का प्रश्न आता और कितना आसान होता है सॉल्व करना, ठीक है। तो जितने विद्यार्थी देखे होंगे तो उनको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो देख सकते हैं आप लोग इसी तरह का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देगा, और जितने भी क्लास 10 के आप लोग साथी हैं, मित्र हैं, छात्र छात्रा हैं, सभी के पास इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर देगा। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग के लिए लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 अगर कर देते हैं तो आप लोग को इसी तरह का आपका वायरल प्रश्न सभी सब्जेक्ट का आप लोग इस चैनल पे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।